नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में। पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि 3 प्रकार के एक्टिविटी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। और हमने कहा था कि इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला आपका है इसमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट रेफर्स टू फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। गुड यील्ड का मतलब बेटर प्रोडक्शन बेसिकली। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली वैसे क्रॉप का सिलेक्शन करो, वैसे सीड्स का सिलेक्शन करो जिसको यदि खेत में लगाया जाए तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो यदि याद इसमें सिंपल याद रखिएगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप ऐसे सीड्स का सिलेक्शन करो या फिर आप ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करो जिसका खेत में यदि प्रोडक्शन किया जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। अब देखो, बढ़िया फसल यानी कि बढ़िया क्रॉप का सिलेक्शन आप कैसे करोगे। बेसिकली जिसमें जल्दी बीमारी, मतलब जिस फसल में जल्दी बीमारी ना फैले उसको आप चाहोगे लगाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस कहेंगे। उसी प्रकार से फर्टिलाइजर डालने के बाद जो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए, यानी कि रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, मतलब ये हो गया कि आप खेतों में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से वो ग्रो कर गया, तो आप ऑब्वियस सी बात है वही फसल लगाना चाहेंगे। उसी प्रकार से जिसका क्वालिटी अच्छा होगा, जो अच्छा प्रोडक्शन देगा, आप उसी को लगाना चाहेंगे अपने खेतों में। क्या आप कभी भी इस प्रकार का सीड्स अपने खेतों में लगाना चाहोगे जो कि बिल्कुल भी, मतलब जिसमें जल्दी से बीमारी भी फैल जाता है, जिसमें कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं? क्या ऐसा फसल लगाना चाहोगे आप? कभी नहीं। तो कोई भी नॉर्मल किसान यही चाहता है कि हम जिस प्रकार का फसल लगाएं वो हमारा बेस्ट हो, उसके लिए वो सेलेक्ट करता है पहले अलग अलग क्राइटेरिया लगा के अपना। आगे, देयर इज अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक और तरीका हमारे पास है, बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप बढ़िया क्रॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपको इससे पता चल जाएगा कि किसका हम लोगों को फसल लगाना चाहिए, और वो प्रोसेस है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। अब इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली ना, चलो एक पॉइंट और है इसके बारे में फिर आपको समझाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। क्रॉसिंग में बी इंटर वैराइटियल, मतलब बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज, या फिर इंटर स्पेसिफिक, इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। और इंटर जेनेरिक, इसका मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट जेनेरिया। अब इसका ना मतलब ऐसे समझो आप, हालांकि यदि आपको बेहतर क्रॉप का सिलेक्शन करना है तो आप बेसिकली वो देखो जिसमें जल्दी बीमारी ना फैले, या फिर जो फर्टिलाइजर डालने पे जल्दी से ग्रो कर जाए, जिसका क्वालिटी अच्छा हो, या फिर जिसका यील्ड अच्छा हो यानी कि प्रोडक्शन अच्छा दे, ऐसे कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो हमारा एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, दो क्रॉप को आपस में ही आप रिप्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब दो फसल आपने लिया और दोनों फसल को आपस में आप रिप्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन क्या दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस कराना हमारे बस का बात है क्या? नहीं, ये चीज़ ना लैब में होता है, यानी कि छोटे स्केल पे इसको पहले टेस्ट किया जाता है और ये सफल हो गया तो इसी को बड़े स्केल पे फिर लॉन्च किया जाता है। देखो, कोई भी चीज़ जब हमारे मार्केट में आता है ना, वो बिल्कुल पहले लैब में होता है, छोटे लेवल पे होता है। वो एक बार सक्सेस हो जाता है उसके बाद फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो वो हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली देखो डेफिनेशन तो आपके सामने है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिंपली ये होता है कि आप दो अलग अलग प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं। क्रॉसिंग का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप? क्रॉसिंग मतलब रिप्रोड्यूस, आपस में रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब ये 3 प्रकार का है। पहला आपका बिटवीन क्रॉसिंग, पहला आपका इंटर वैराइटल। इसमें होता है सिंपल सा, बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो डिफरेंट प्लांट है, उन दोनों को आपस में आप रिप्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वो होगा हमारा इंटर वैराइटल। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज तो रहेंगे, यानी कि दो प्लांट तो रहेंगे, लेकिन दोनों का जीन क्या रहेगा, सेम रहेगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, मतलब प्लांट दो अलग अलग होंगे लेकिन दोनों का जीन क्या है, सेम रहेगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, दोनों आम का पेड़ ही रहेगा, एग्जाम्पल बस,
दोनों आम का पेड़ ही रहेगा, लेकिन दोनों आम के पेड़ में जीन क्या है, दोनों का अपना अलग अलग है। वही हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक। और इंटर जेनेरिक का मतलब होता है टू डिफरेंट जेनेरिया। वैसा फिर ले लो दो प्लांट जिसका जीन भी पूरी तरीके से अलग है, प्लांट भी अलग है और दोनों जीन भी अलग है। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अपने लैब में। एक बार ये सक्सेस हो जाता है तो फिर इसको हम लोग बड़े लेवल पे लॉन्च करते हैं। ये भी एक तरीका होता है अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने का। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर आज किसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये ना बेसिकली साइंटिफिक मेथड है और किसान को क्या उतना साइंस आता है भाई बेसिकली खेती बाड़ी उनको ज़्यादा आता है, तो इतना कौन करेगा, इतना तो हमारे फिर साइंटिस्ट करेंगे, लैब में करते हैं वो लोग, और सफल हो जाने के बाद फिर इसको लॉन्च करते हैं मार्केट में, हमारे किसान फिर खरीदते हैं, फिर अपने खेती में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas। अब देखो अलग अलग प्रकार का, यानी कि बहुत ही, यदि आपको बेस्ट वैरायटी का क्रॉप सेलेक्ट करना है तो आप क्या देखोगे, यानी कि यदि आपको बेस्ट वैरायटी का क्रॉप सेलेक्ट करना है अपने खेत में लगाने के लिए तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि वो क्रॉप बेसिकली हर प्रकार के कंडीशन में सर्वाइव कर जाए, उसमें जल्दी बीमारी ना फैले, कीड़ा मकोड़ा ना लगे, यही तो आप चाहोगे बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लेकिन मान लीजिए कि चलिए आपने बढ़िया वैरायटी का क्रॉप का सिलेक्शन कर भी लिया अपने खेत में लगाने के लिए, लेकिन क्या केवल सिलेक्शन करने से काम चलेगा? नहीं, उसके लिए आपको बेहतर वेदर भी होना चाहिए, सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि मिट्टी ठीक ठाक होना चाहिए, और पानी का भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि पानी भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर बेहतर तरीके से आपका फसल तैयार हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नए बातों को अब सीखते हैं। देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन विच आर एज फॉलोज। चूंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब हमारे पास ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिससे हम लोग क्रॉप के वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि क्रॉप के वैरायटी को इंप्रूव करने का मतलब हो गया कि हम लोग प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ा सकते हैं। अब वो कौन सा फैक्टर्स है, क्या क्या तौर तरीका है, चलो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है हायर यील्ड, दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तीसरा है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, चौथा है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, पांचवा है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, और छठवां है आपका डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा है हायर यील्ड वाला। हायर यील्ड में क्या लिखा हुआ देखो, द मेन एम ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। बेसिकली आप क्या चाहते हैं, यदि आपको क्रॉप में जब आपको इंप्रूवमेंट लाना है तो आप क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे ना कि कम जमीन में हमारा फसल ज़्यादा उग जाए। तो पर एकड़ का मतलब है कि कम जमीन में, हालांकि एकड़ का अपना अलग मेजरमेंट होता है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप हायर यील्ड में आप ये समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का फसल लगाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ही यही होता है कि कम जगह पर हमारा ज़्यादा फसल हो सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, रिजल्ट ज़्यादा मिल सके। ये हमारा कब होगा, जब आप बढ़िया सीड्स लगाओगे, क्रॉप्स का सिलेक्शन आप बढ़िया तरीके से करोगे। ये आपका हो गया हायर यील्ड वाला। अगला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इसमें क्या देखो, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप products vary from crop to crop. For example, baking quality is important in wheat, protein quality is important in pulses, oil quality is important in oil seeds, and preserving quality is important in fruits and vegetables. बेसिकली ना यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब देखो, क्या हर प्रकार के क्रॉप में आपको क्वालिटी एक तरह का मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे गेहूं में आप कौन सा क्वालिटी देखना चाहोगे, गेहूं में आप वो क्वालिटी देखते हैं कि रोटी बनाए तो फूल जाना चाहिए, आप वही क्वालिटी देखोगे। उसी प्रकार से बताओ आप दाल में क्या क्वालिटी देखोगे कि ऐसा दाल लिया जाए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। उसी प्रकार से आप ऑयल सीड्स, आप ऑयल सीड्स में क्या क्वालिटी देखोगे, ऐसा तेल जिसमें फैट मतलब कम हो, फैट कम हो। ठीक है, उसी प्रकार से आप
कौन सा फल या फिर सब्जी खाना चाहोगे जिसको कि लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर क्रॉप का अपना क्वालिटी अलग अलग होता है और वो क्वालिटी डिपेंड किस पे करता है कि वो किस चीज़ में बेहतर है। ऑब्वियसली देखो हमारे मार्केट में तेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल कौन सा तेल करेंगे जिसमें क्वालिटी ठीक होगा, हमारे बॉडी को सूट करता होगा, वही बात इसमें कहा गया था। ठीक है, आगे अगला है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या था इसको भी देखा जाए। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है डिजीजेज, इंसेक्ट्स, ये सब याद रखिएगा आप। बायोटिक मतलब डिजीजेज यानी कि बीमारी हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सब। एंड अबायोटिक, अबायोटिक में क्या आएगा आपका ड्राउट, सेलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, बेसिकली नेचुरल क्लाइमेटी, बेसिकली नेचुरल क्लाइमेटी, स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, varieties resistant to these stresses can improve crop production। अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे बेसिकली दो टर्म है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, बीमारी, इस प्रकार का चीज। और अबायोटिक में बेसिकली नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे बाढ़ हो गया, ज़्यादा जाड़ा हो गया, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा गर्मी पड़ गया, इनसे भी हमारा फसल बर्बाद होता है। लेकिन यदि आप ऐसे क्रॉप को अपने खेतों में लगाते हो जिस पे बायोटिक और अबायोटिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या वो आपका फसल मर जाएगा या टिकेगा? और वैसी बात है लंबा समय टिकेगा। तो बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे फसल को अपने खेतों में लगाओ जो कि कीड़े मकोड़े से भी बच जाए, बीमारी से भी बच जाए, किसी प्रकार का इन्वायरमेंट में कोई गड़बड़ी हो, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, ठंडा ज़्यादा आ जाए, तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, क्रॉप इंप्रूव हो सकता है, प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे ये सब जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिससे आप अपने खेत के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका, देखो अगला है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. Such short duration allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year. Short duration also reduces the cost of crop production। अब देखो हर किसान ये चाहता है ना कि हम अपने खेत में ऐसा फसल लगाएं जो कि कम समय में लग जाए, पक के कट भी जाए, यानी कि उसको मार्केट में बेच भी ले। इससे ना सबसे बड़ा फायदा किसान को क्या पता है, वो एक साल में लगभग 3-4 बार फसल लगाएगा, काटेगा, मार्केट में बेचेगा, मतलब प्रॉफिट क्या होगा उसको ज़्यादा होगा। तो हर किसान का ये ख्वाहिश होता है कि अपने खेत में वैसा फसल लगाया जाए जिसका जो ड्यूरेशन है ना बहुत ही कम रहे, 2-3 महीना रहे, उसमें वो तैयार हो जाए, मार्केट में बेच भी दे और प्रॉफिट भी कमा ले। इससे सबसे बड़ा फायदा किसान को ये होता है कि प्रॉफिट उसका बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये हर चीज़ हर जगह पे संभव है? नहीं है। जैसे हमारा बिहार है, बिहार में आपको पता है बाढ़ हर साल आता है, तो क्या हर समय पे यहाँ पे खेती कर पाना मुश्किल, मतलब मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको मुश्किल से मुश्किल 3-4 महीना तो हर साल बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी का प्रभाव लगभग 3-4 महीना बिहार में रहता ही है, आपको पता ही है। पानी आने से लेकर पानी जाने से लेकर सूखने तक जमीन लगभग 2.5-3 महीना तो लग ही जाता है। तो जानबूझकर भी आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो वही बात इसमें कहा गया था, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो इसमें आपने ये देखा कि बेसिकली किसान ये चाहता है अपने खेत में उस प्रकार का खेती किया जाए जिसका ड्यूरेशन क्या रहे, कम रहे। और ड्यूरेशन कम रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, उस ज़्यादा वो फसल लगा पाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। आगे है आपका वाइडर एडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या देखते हैं, इफ वी डेवलप दोज वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स विच हैव वाइडर एडेप्टेबिलिटी देन इट विल हेल्प इन फिट द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखो नाम से मालूम चल रहा है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब हो गया किसी भी प्रकार के माहौल में वो अडेप्ट कर जाए। ज़्यादा टेम्परेचर रहे फिर भी वो ठीक रहेगा, अडेप्ट कर जाएगा। बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा फिर भी वो अडेप्ट कर जाएगा। आंधी तूफान आएगा फिर भी वो टिक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसान ये भी चाहता है कि हम अपने खेतों में वैसा फसल लगाएं जो किसी भी प्रकार के मौसम में बर्दाश्त कर ले, यानी कि वो अपना बेहतर रिजल्ट दे दे। क्या ये हर किसान नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा, ऑब्वियसली भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है आपका डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, चलो इसके अच्छा एक चीज़ पहले आपने यहाँ पे ये देख लो। एग्रोनॉमिक एक वर्ड से मिला हुआ है, बना हुआ है, वो है एग्रोनॉमी। पहले एग्रोनॉमी का मतलब देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, आपको समझ में तुरंत आएगा। अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विथ फील्ड क्रॉप
प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। मतलब एग्रोनॉमी बेसिकली क्या पता है, साइंस का एक अलग ब्रांच है, और साइंस में खास करके एग्रीकल्चर का, यानी कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का एक अलग ब्रांच है, जिसमें किस प्रकार के आपके खेत का मिट्टी है, किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से उसमें अच्छा निखार लाया जा सकता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आप मेडिकल का तैयारी करते हैं, यानी कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर में भी अलग अलग फील्ड है। कोई हार्ट का ऑपरेशन करता है ना, कोई किडनी का करता है, कोई पैर का अपना ठीक करता है, कोई टूट जाता है, तो मतलब उसमें अलग अलग ब्रांच बना हुआ है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में एक अलग ब्रांच है, उसका नाम है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में बेसिकली क्या पढ़ाया जाएगा आपको कि आपके मिट्टी का कैसा क्वालिटी है, किस प्रकार के मिट्टी पे आप खेती कैसा कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, उस पर अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा कहलाता है एग्रोनॉमी। अब आते हैं टॉपिक पे, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें लिखा हुआ है टॉलनेस, ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। अब देखो, ज़्यादातर जो ऐसे फसल होते हैं जो जानवरों को खिलाए जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि वैसा फसल में बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसके। मतलब ये हो गया कि ऐसे फसल जो कि बेसिकली जानवरों के लिए उगाया जाता है, उनका जो हाइट है वो बहुत ही लंबा लंबा होता है। लेकिन वैसा फसल जो हम लोग ह्यूमन बींग खाते हैं, वैसा फसल का पेड़ लगभग मीडियम हाइट का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, गेहूं का, सरसों का, चावल का, इन सब का प्लांट का जो हाइट रहता है वो मीडियम रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा यदि आप बात करेंगे मेज का, यानी कि मक्का का, वो थोड़ा सा लंबा होता है उसका पेड़, लेकिन सब लगभग ऑन एन एवरेज बात करें तो हम ह्यूमन बींग जो खाते हैं वो उसका हाइट लगभग एवरेज रहता है। लेकिन जो एनिमल खाते हैं जिस फसल को, उसका हाइट थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, आगे तो वही इसमें कहा गया था कि टॉलनेस, ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स, यानी कि जो टॉलनेस है, जो लंबाईपन है, वो ज़्यादातर फॉडर क्रॉप्स में देखने को मिलता है जो जानवर खाते हैं। ड्वार्फनेस आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स। और जो कि ड्वार्फनेस यानी कि जो छोटा छोटा प्लांट होता है, वो बेसिकली किस में देखने को मिलेगा आपको, सीरियल्स में। जैसे एग्जांपल आपने दिया अभी, दाल हो गया आपका, फिर से आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपका ड्वार्फनेस में आता है। अच्छा, एक रीजन भी इसके पीछे है, ये सब छोटे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन जो है ना बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। मतलब कि ये लोग, मतलब ये सब जो प्लांट है आपका ड्वार्फनेस वाला, इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको थोड़ा भी दोगे ना अपना काम कर लेता है। ठीक है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। 10 डेवलपिंग वैरायटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि यदि आप इस तरीके से खेती करते हैं कि भाई जानवर का खेती कर रहे हैं तो जानवर के लिए लंबे लंबे पेड़ लगाने पड़ेंगे, इंसानों के लिए खेती कर रहे हैं तो इंसानों के लिए मीडियम हाइट का लगाना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से सोच विचार के खेती करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन किया फसल लगा दिए और हमारा हो गया, नहीं, ऐसे में तो फिर बहुत ही गलत तरीका हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए कि किस प्रकार का फसल लगाना ठीक रहेगा। जैसे आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने मन आपने बना लिया है कि हमको अपने खेत में जो फसल लगाना है वो जानवरों के लिए लगाना है, तो वैसी बात है, मार्केट में जाओगे, दुकानदार को बोलोगे कि वैसा हमको दो जो कि लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिसके, वैसा बीज दो जिसका पेड़ लंबा लंबा होता है, तो वो लंबा लंबा वाला देगा आपको। लेकिन यदि आप खेती करना चाहते हैं ह्यूमन बींग के लिए, तो क्या आप जानवरों का खेती करोगे? जानवर का अनाज का खेती करोगे क्या? नहीं, आप क्या खेती करोगे फिर? सीरियल्स का, चावल, दाल, गेहूं, मक्के का करोगे। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि आप सोच विचार के खेती करेंगे तो बेहतर तरीके से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट। अगला वाला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला वाला हमने खत्म किया, अब हम लोग अपना नेक्स्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।